अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर बुटानी स्मार्ट मुगल और हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। तो आइए अपने इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस यानी कि बायोलॉजी का तल्लुकात साइंस की दूसरी ब्रांचेस या दूसरी शाखों के साथ क्या हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द इंटररिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। जी तो स्टूडेंट्स, ये जो साइंस के दूसरी ब्रांचेस दूसरी शाखों के साथ बायोलॉजी का जो रिलेशनशिप है, जो तल्लुक है, इसको हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बिकॉज क्योंकि बायोलॉजी इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेट टू द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल। क्योंकि बायोलॉजी की पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो जानदारों के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनके बारे में बताती है, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन जो मालूमात है वो कहीं ना कहीं जो है साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ भी उनका रिलेशनशिप है, उनके साथ कहीं ना कहीं जाके वो टच है उनका, वो उनके साथ मस करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल या मिसाल के तौर पर जब हम फिज़िक्स में या व्हेन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर द लॉ ऑफ मोशन इन फिज़िक्स, कि जब हम हरकत के जानवरों के अंदर हरकत के असूलों को या हरकत के अमल को पढ़ते हैं तो हमें फ़िज़िक्स के जो लॉ ऑफ मोशन है, कानून जो हैं, उनको भी इसके साथ ज़रूर देखना पड़ता है, उनको भी पढ़ना पड़ता है। एंड दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, और ये जो है जो बैनुल हदूद जो इनका रिलेशनशिप है जो साइंस का, उसको वाज़ह करता है। जी तो नेक्स्ट देखते हैं। आपको डायग्राम में जैसे कि नज़र आ रहा है बायोलॉजी और इसके दूसरी साइंसेस के साथ दूसरी ब्रांचेस के साथ रिलेशनशिप, बायोफिज़िक्स के साथ फिर बायोजोग्राफी है, बायोकेमिस्ट्री, बायो इकोनॉमिक्स एंड बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। तो अभी हम इनको एक एक करके डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स क्या है? It deal with the study of the principle of physics which are applicable to biological phenomena। यानी कि बायोफिज़िक्स इसका ताल्लुक स्टूडेंट्स के साथ है, इसका ताल्लुक फ़िज़िक्स के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए या फ़िज़िक्स के उन असूलों उन कवानीन के साथ है जिनका बायोलॉजिकल मज़ाहर पर भी उनका अमल होता है, यानी कि उनको हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल there is a similarity between the working principle of labor in physics and limbs of animal in biology। मिसाल के तौर पर क्या है कि फ़िज़िक्स में जो लेबर और जानवरों की टांगों का काम करने का जो अमल है, इन दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों एक जैसे ही हैं। नेक्स्ट वन इज़ बायोकेमिस्ट्री। जी तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट डील विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस अक्रिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी साइंस, ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर डिस्कस करते हैं। दोनों के जो इल्म हैं उन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी भी कंपाउंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ ना कुछ अपने नताइज निकालने अखज़ करने की कोशिश करते हैं। कोई भी जो जानदारों के अंदर प्रोसेस हो रहा है, कोई भी अमल हो रहा है, कोई कंपाउंड बन रहे हैं, कोई कंपाउंड टूट रहे हैं, तो उनमें जो है हम केमिस्ट्री का इल्म शामिल करके केमिस्ट्री के इल्म से हम उनका मुताला करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि जब फोटोसेंसर और रेस्पिरेशन का जो मेटाबॉलिज्म है उनको हम पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर क्या है, उसमें केमिस्ट्री का ही इल्म हमारी मदद करता है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कभी बन रहे होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, कभी वो कंपाउंड्स टूटते हैं, तो इनके बनने और टूटने के अमल को हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के आगे दो डिफरेंट कह लें कि अक़साम है, ठीक है, टाइप्स हैं, लाइक एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एक में जो है वो जो है चीज़ें बनने का अमल होता है, दूसरे में चीज़ें टूटने का अमल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। बायोमैथमेटिक्स या फिर इसका दूसरा नाम है बायोमेट्री।
It deals with the study of biological process using mathematical techniques and tools. ये कैसे हमारी मदद करता है? ये कैसा इल्म है? ये एक ऐसा इल्म है जिसमें जो हम बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ते हैं उनको पढ़ने के लिए हमें मैथमेटिक्स के जो टेक्निक्स और तरीक़ेकार जो उसके टूल्स हैं उनको हमें लाजमन इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना इसके बगैर हम इनको नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड फॉर आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स. यानी कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई तजर्बा करते हैं, फिर उसके जो रिज़ल्ट आते हैं, जो नतीजे उसके हमें हासिल होते हैं, वो उनको इकट्ठा करने के लिए, उनका एक नतीजा बनाने के लिए, उनमें से एक रिज़ल्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करना पड़ता है. उसको मिलाकर फिर ही हम कोई एक नतीजा हासिल कर सकते हैं. जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोजियोग्राफी. Biogeography deal with study of occurrence and distribution of different species of living organism in different geographical regions of the world. बायोजियोग्राफी, इसके नाम से हमें समझ आ रही थोड़ी सी कि बायो क्या है. बायो का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, लाइफ, ज़िंदगी का मुतालिया, और जियोग्राफी यानी कि वर्ल्ड, दुनिया के हवाले से, जोग्राफिकल एरिया के हवाले से इसका इल्म. ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं? कहता है इट डील विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि दुनिया के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनके ऊपर जो जानदारों की मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं उनका एरिया, वो कहाँ रहते हैं और कितनी तादाद में है, उनके बारे में जो इल्म होता है वो हमें मुहैया करती है बायोजियोग्राफी. जी, तो नेक्स्ट देखते हैं. Next one is the bioeconomics. Bioeconomics, it deal with the study of organism from economical point of view. स्टूडेंट, जो बायोइकनॉमिक्स है ये हमें क्या फ़ायदा देती है, ये हमें किस तरह मुतालिया करने में हमारी मदद करती है? इसका काम है ये हमें इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि माशी तौर पर जानदारों से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना उसका नुकसान हो सकता है, इसके बारे में जो तमाम तर मुतालिया होता है उसको हम कहते हैं बायो इकनॉमिक्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड. यानी कि जब भी हम किसी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने पढ़ा वीट, गंदम की जो जब हम उसके सो करते हैं यानी कि उसको बीज लगाते हैं का सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं? पहले उसकी कॉस्ट वैल्यू देखते हैं कि हम कितना इसके ऊपर ख़र्चा करेंगे, और फिर उसकी प्रॉफिट वैल्यू देखते हैं कि हमें उससे कितना मुनाफा होगा, कितना फ़ायदा होगा. और इस तरह ये जो बायो इकनॉमिक्स है ये सारा जो हमें एस्टिमेट करने में इकनॉमिकली किसी भी चीज़ के बारे में ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है, ये हमारी मदद करती है. जी, तो नेक्स्ट है मुस्लिम साइंटिस्ट. ये एक नया टॉपिक है क्योंकि थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक हमारे इस इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में, इस चैप्टर में, तो मैंने इसलिए इसको बेहतर समझा कि इसी जो हम पढ़ रहे थे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी, उसी के साथ मैं समझा कि इसको भी थोड़ा सा कर लेना चाहिए एक्सप्लेन. तो मुस्लिम साइंटिस्ट हमारे इस टॉपिक में सिर्फ हम जो है 3 मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. वैसे तो बहुत से मुस्लिम साइंसदान हैं जिन्होंने बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी हर शोबे में तकरीबन, लेकिन यहाँ हमारे लिए सिर्फ हम 3 पढ़ेंगे. नंबर 1 पे है जाबर बिन हियान, नेक्स्ट है जी अब्दुल मालिक इस्माई और अबू अली सीना. तो फर्स्ट वन था हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट में जाबर बिन हियान. जाबर बिन हियान जो है, ही वॉज बॉर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक. ये ईरान में पैदा हुए और इन्होंने इराक में जाके तिब का मुताला किया, तिब में यानी कि मेडिसिन पर काम किया. ही इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री एंड आल्सो रोड अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल. इन्होंने ही क्या किया? कीमिया के अंदर तजर्बात की बुनियाद रखी और इन्होंने बहुत सी बुक्स जानवरों और पौधों पर लिखी. इनकी जो हिज फेमस बुक कार अल नबातात एंड अल हैवान, इनकी जो मशहूर तरीन किताबें 2 हैं, उनमें एक अल नबातात है जो कि पौधों के बारे में है और दूसरी है अल हैवान जो कि जानवरों के बारे में है. नेक्स्ट चलते हैं जी. तो सेकंड वन हमारे पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट में से हैं वो हैं अब्दुल मालिक इस्माई. स्टूडेंट्स, अब्दुल मालिक इस्माई वो पहले साइंसदान हैं जिन्होंने जानवरों को तफसील के साथ डिटेल में डिस्कस किया, डिटेल में इनकी स्टडी की.
उनका मताला किया। उन्होंने भी इसी तरह बहुत सी बुक्स लिखी और इनकी जो फेमस बुक्स हैं वो कौन सी हैं जी। नंबर 1 पे है अल एबल यानी कि कैमल, ऊँट के बारे में। फिर उनकी एक किताब है अल खेल, हॉर्स यानी कि ये घोड़े के बारे में है। फिर अल वहूच, एनिमल यानी कि ये जो मुख्तलिफ जानवरों के मजमूए का नाम है। और इसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी है खलकल इंसान यानी कि इंसानों के बारे में। नेक्स्ट थर्ड वन और लास्ट जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं हमारे पास वो हैं जी बू अली सीना। तो स्टूडेंट्स, बू अली सीना इज़ ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। इन्होंने मेडिसिन की, तिब के ये बानी थे, इन्होंने मेडिसिन की बुनियाद रखी थी। ही कॉल्ड एज एविसीना इन द वेस्ट। इनको वेस्ट में, मगरब में एविसीना के नाम से जाना जाता था। ही वॉज़ अ फिजिशियन, ये फिजिशियन भी थे यानी कि मौलिज भी थे, फ़िलासफ़र भी थे एंड पोइट, और ये एक शायर भी थे। इसी तरह इन्होंने भी बहुत सी बुक लिखी और उनमें से इनकी जो बहुत ही अच्छी बुक थी, वन ऑफ हिज बुक्स, इनकी एक जो किताब है उसका नाम है अल कानून फ़ी अल तिब, इज़ नोन एज द कैनन ऑफ मेडिसिन इन मेडिसिन। यानी कि इनकी एक किताब है अल कानून फ़ी अल तिब, उससे तिब का कानून का दर्जा दिया गया मगरब में और उसे अल कानून फ़ी अल तिब के नाम से जाना जाता था। जी तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने 2 टॉपिक इंक्लूड किए। एक था रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस और दूसरा था मुस्लिम साइंटिस्ट।